Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel ASU Math Classes. Today we are going to start chapter 5 class 9th Euclid Geometry exercise 5.1। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 5 जो यूक्लिड ज्योमेट्री है उसका एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले के क्लास में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया है। जो लोग इस क्लास को देख रहे होंगे उस क्लास को नहीं देखे होंगे तो उस क्लास को जरूर देखें ताकि आपको ये एक्सरसाइज 5.1 आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए कुछ स्टेटमेंट दिया है, हमको ट्रू फॉल्स बताना है। क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स। देखिए पहला क्या दिया है? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। कह रहा है क्या एक सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रा की जा सकती है? तो देखिए मान के चलिए यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट है ये, ठीक है। इससे अगर हमको लाइन ड्रा करनी है तो इससे ऐसे लाइन जाएगी, इस ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, बहुत सारी लाइन, इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन जा सकती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। और रीजन क्या लिख देंगे? रीजन हमारा हो जाएगा एज इनफाइनाइट लाइन्स, एज इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। रीजन क्या होगा हमारा कि एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या निकल गया? फॉल्स हो गया। अब आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए क्या दिया है? देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। करा क्या कोई दो अलग अलग पॉइंट है तो उनसे इनफाइनाइट लाइन पास करेगी। सपोज दैट मैं एक पॉइंट यहां ले लिया और एक पॉइंट यहां ले लिया, इन दोनों पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करेगी। अगर मैं इनको मिलाऊंगा इन दोनों पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो रही है, वन एंड ओनली वन लाइन। ठीक है, ये केवल दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास करेगी, तो ये भी स्टेटमेंट में क्या हो गया मेरा? फॉल्स हो गया। रीजन में क्या लिख देंगे इसका? रीजन हो जाएगा एज ओनली वन लाइन, as only one line can pass through two distinct point, two distinct point का मतलब क्या है कि दो अलग अलग पॉइंट है उनसे केवल एक ही लाइन पास कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। आते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। थर्ड में क्या कर रहा है? ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली ऑन बोथ साइड। करेगा टर्मिनेटेड लाइन है, इसको हम लोग दोनों साइड इंडिफिनिटली बढ़ा सकते हैं। टर्मिनेटेड लाइन मतलब कि कोई एक लाइन ऐसे देखिए, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो इनको हम दोनों साइड जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। इधर चाहो तो इधर बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उधर इसको बढ़ा सकते हैं, इधर भी चाहे बढ़ा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या लिख देंगे रीजन में? वी कैन प्रोड्यूस लाइन ऑन बोथ साइड, लाइन ऑन बोथ साइड। हम लोग क्या कर सकते हैं? इस लाइन को दोनों साइड क्या कर सकते हैं? इनडिफिनिटली तक, क्या बोलो, इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, अनिश्चित तक, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया 4। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। रेडियाई मतलब कि एक रेडियस से ज्यादा रेडियस यूज होता है तो वहां रेडियाई यूज किया जाता है ना। ये क्या बोलते हैं? प्यूलर नंबर है रेडियस का।
करें अगर दो सर्कल इक्वल है तो क्या उनके रेडियस भी इक्वल होंगे? तो सही बात है, अगर सर्कल इक्वल है तो रेडियस भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ट्रू। रीजन क्या लिख देंगे? रीजन हो जाएगा इसका इक्वल सर्कल कॉन्साइड ईच अदर। इक्वल सर्कल coincide each other, ठीक है। therefore radius circumference एरिया आर इक्वल। इसका क्या होगा? रेडियस भी इक्वल हो जाएगा, सरकमफ्रेंस भी इक्वल हो जाएगा और एरिया भी इक्वल हो जाएगा। therefore क्या लिख सकते हैं आप? therefore रेडियाई आर इक्वल। रेडियाई क्या हो जाएगा? इसका इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से फोर्थ स्टेटमेंट हम लोग कंफर्म कर लिए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। लास्ट स्टेटमेंट दिया है इन फिगर 5.9। ये जो फिगर दिया है कह रहा है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू। देखिए यहाँ पे तीन लाइन दिया है, एक ए बी दिया है, एक पी क्यू दिया है और एक्स वाई दिया है। कह रहा है कि ए बी और पी क्यू बराबर है, ये लाइन इसके बराबर है, एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, और पी क्यू इसके बराबर है। तो कह रहा है कि देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। तो क्या ये और ये बराबर हो गए? तो ये भी क्या है? ट्रू है। अगर दो लाइन एक दूसरे के बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू। तो मैं यहां लिख देता हूं ट्रू। अब रीजन क्या लिखेंगे इसका? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग इक्वल टू ईच अदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू same things are equal to each other, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसमें 5 स्टेटमेंट दिया था, हमको ट्रू फॉल्स बताना था, ठीक है। तो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, आप वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हैं या अपने नोटबुक में इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिखने जा रहा हूं, तब तो मैं इसको इरेज करूं। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? ये कुछ हमको यहाँ पे पॉइंट दिया है, उसका डिफिनेशन पूछा है। पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ ए सर्कल और स्क्वायर। तो चलिए मैं एक एक करके सबका डिफिनेशन लिख देता हूं, आप भी साथ में चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पहला है पैरेलल लाइंस, तो मैं पैरेलल का डिफिनेशन लिख देता हूं। टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट and distance between them are constant are पैरेलल लाइंस। डिफिनेशन समझेंगे हम लोग। पैरेलल लाइंस, देखिए डिफिनेशन क्या है कि कह रहा है कि टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट, दो लाइन है जिनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर कांस्टेंट, और उनके बीच की दूरी जो क्या है वो कांस्टेंट होगी। और पैरेलल लाइंस वो कैसी होती है? पैरेलल लाइन, सपोज दैट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, और एक लाइन ये है, मान लीजिए ये लाइन का नाम L लिख दिया, इसका M लिख दिया। अब ये दो लाइन है, इन दोनों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है। ये दोनों लाइन जब कोई एक दूसरे को किसी पॉइंट को काटते हैं तब कॉमन पॉइंट मिलता है, लेकिन ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी काट ही नहीं रहे। और इनके बीच का जो डिस्टेंस देखिए, ये इनके बीच का डिस्टेंस होता है, ये हर जगह क्या होगा? इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। यहां भी D ही होगा और यहां भी D ही होगा,
हर जगह इनका बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये पैरेलल लाइन का डेफिनेशन होता है कि टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर कांस्टेंट कॉल्ड पैरेलल लाइन। ये हो गया पैरेलल लाइन का डेफिनेशन। नेक्स्ट वाला पॉइंट है परपेंडिकुलर लाइन। तो मैं यही पे कर देता हूं सेकेंड वाला, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। टू लाइंस which form 90 degree angle with each other are called perpendicular line, are called perpendicular line, perpendicular line। ठीक है, डिफरेंस क्या कर रहा है कि टू लाइन्स विच फॉर्म 90 डिग्री एंगल विथ ईच अदर। करेगा दो लाइन, जैसे मान के चलिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इस तरह के लाइन को बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। ये लाइन हमारी ऐसी भी हो सकती है, इनके बीच में क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो ऐसे लाइन को बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर लाइन का डेफिनेशन। टू लाइन्स विच फॉर्म 90 डिग्री एंगल विथ ईच अदर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। तो दो लिख दिए डेफिनेशन हम। अब चलिए इसको इरेज करके तीसरा डेफिनेशन लिख रहा हूं। तो मैं इतना इरेज करता हूं ताकि इसको हम लोग लिख सके। तो चलिए इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है थर्ड पॉइंट, लाइन सेगमेंट। थर्ड क्या है, लाइन सेगमेंट। थर्ड पॉइंट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जानते हैं जिनको रेखाखंड बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, रेखाखंड। इसकी डेफिनेशन चलिए इसका भी लिख देते हैं। ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड, ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट is called a line segment, called a line segment। ठीक है, कह कि एक ऐसा लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हो। सपोज दैट ये एक लाइन है, देखिए इसका ये एंड पॉइंट एक, ये एंड पॉइंट है, ए एंड पॉइंट एक है, एक बी है। तो ऐसी लाइन जिनकी दो एंड पॉइंट हो, देखिए एक एंड पॉइंट ए है, एक एंड पॉइंट बी, तो इस तरह के लाइन को हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको, लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ ए सर्कल। फोर्थ में लिख दे रहा हूं मैं, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन center of circle to the circle is called radius of circle, radius of circle। करेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल टू द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। सपोज दैट एक सर्कल है, मान के चलिए एक सर्कल है, ठीक है, इसका ये सेंटर है और सेंटर से सर्कल के बीच की दूरी जो ये है, मान लीजिए सेंटर है ओ और ये पॉइंट ए है, तो ओ से ए के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं।
तो एक बोला कि जो सेंटर से और सर्कल के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस बोलते हैं। तो ये हो गया रेडियस और सर्कल का। एक लास्ट टॉपिक इसमें है स्क्वायर। स्क्वायर का देख लेते हैं, स्क्वायर का भी हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है स्क्वायर। पांचवा पॉइंट है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल विथ with equal side have each 90 degree angle is called a square। करा कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल हो, ईच साइड इक्वल हो और ईच एंगल 90 डिग्री का हो। सपोज दैट, जैसे मान के चलिए ये मैं एक स्क्वायर बना जा रहा हूं, चारों साइड इक्वल बना रहा हूं। ये चारों साइड इक्वल है, मान के चलिए ए बी सी डी, ये चारों साइड क्या है? इक्वल है। और ये जितने एंगल बन रहे हैं सब क्या है? 90 डिग्री है। तो इस तरह का क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल हो और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 टॉपिक पॉइंट दिए उसका डिफिनेशन लिख दिए। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। नीचे 2 पोस्टुलेट दिया यूक्लिड का। पहला दिया है गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। कह रहा है कि एक पोस्टुलेट दिया है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी है, क्या उस पर एक थर्ड पॉइंट सी लाई कर सकता है? उनके बीच में तीसरा पॉइंट सी लाई कर सकता है। ठीक है। सेकेंड बोला है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कह रहा है कि अगर 3 पॉइंट है और तीनों एक लाइन में ना हो, सेम लाइन में ना हो, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या ये जो पोस्टुलेट है ये कोई अनडिफाइंड टर्म बता रहे हैं? आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, और क्या ये जो पोस्टुलेट है कंसिस्टेंट है? डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट से लिए गए हैं? एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर शुरू करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, पहले तो आपसे पूछा है गिवन एनी 2 वाला। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे इज दीज पोस्टुलेट। यस, इसका मैं आंसर दे रहा हूं कि डू दीज पोस्टुलेट कंटेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म। लिखेंगे यस, these postulate contain these postulates contains undefined terms such as undefined terms such as point and line, पॉइंट एंड लाइन। इसका मतलब हुआ कि हाँ ये जो पोस्टुलेट है इसमें 2 अनडिफाइंड टर्म्स है, एक है पॉइंट और एक है लाइन। आल्सो दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट। क्या बोला कि पोस्टुलेट जो है कंसिस्टेंट है? तो हाँ ये पोस्टुलेट क्या है? कंसिस्टेंट है, क्योंकि हम लोग यूक्लिड के पोस्टुलेट में इसको पढ़ चुके हैं। आर कंसिस्टेंट। और लास्ट में क्या पूछा है? डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड
postulate explain, तो लिख देंगे they deal with two different situation, also these postulates are consistent because they deal with two different situations, such as सपोज दैट एक पॉइंट यहाँ पे ए है, ए और ये बी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। इस पे एक पॉइंट सी, मान के चले यहाँ पे एक पॉइंट सी है, ये इस पे लाई करता है ना, ये जो दोनों पॉइंट के से जो लाइन बन रही है उसी पे पॉइंट सी को दिखा दिया। एक सिचुएशन क्या बोला है कि अगर तीनों पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, मान लो इस पॉइंट का नाम में ए लिख दिया, इसका बी लिख दिया, इसका सी लिख दिया। अब ये जो तीनों पॉइंट है एक लाइन पे लाइन नहीं करेंगे, देखिए यहां से मिलाएंगे तो एक अलग लाइन बनेगी और यहां से एक अलग लाइन बनेगी, तो यहाँ पे दो लाइन बन रही है। तो यहाँ पे जो सी है वो ए और बी से बनने वाली लाइन पे लाइन नहीं करेगा, ठीक है। अब चलते हम लोग इसका आंसर देते हैं, पहला दूसरा पार्ट है, तो चलिए पहले पार्ट को देखते हैं। नंबर 1 कह रहा है कि given any two distinct point A and B there exists a third point C which is between A and B, तो हम लोग क्या लिख देंगे इसके, says that given 2 point, says that given 2 points A and B, there is a point C, there is a point C lies on the line between them, whereas, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, कह रहा है कि दो पॉइंट्स है ए और बी, उस पे एक पॉइंट सी, लाइन के बीच में जो लाइन बन रहा है उसी के बीच में पॉइंट सी लाई कर रहा है, जैसे यहां पर बताया गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा, सेकेंड पार्ट का मैं यहां कर देता हूं, देखता हूं हो जाता है तो, says that given points A and B, says that given points A and B, you can take point C, not lying on the line, not lying on the line through A and B, जो ये वाला केस बन रहा है इसमें पॉइंट ए और बी है, जो पॉइंट सी है इस बनने वाली लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसके लिए पूछ रहा है कि क्या ये जो पोस्टुलेट है यूक्लिड से लिया गया है, तो ये यूक्लिड से नहीं लिया गया है ना, तो लिख देंगे इसमें क्या हम लोग कि नो दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो, नो दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स postulates। अब इसमें कह रहा है कि इसको एक्सप्लेन करिए, तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, लिख देंगे however they follow from the axiom,
However, they follow from the axiom कोई axiom से given two distinct point there is a unique line that pass through them. Given two distinct point there is a unique line that pass through them. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर दे दिए। आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं या वीडियो पुश करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था थ्योरेटिकल क्वेश्चन था सब। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन नंबर 4 लिखे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट, करेक्ट एक पॉइंट सी है वो ए और बी के बीच में इस तरह का लाइक कर रहा है, ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, एक्सप्लेन बाई ड्राइंग द फिगर। पहले मैं फिगर आता हूं। देखिए मान के चलिए कि ये एक लाइन है ए बी, ये ए बी एक लाइन है और सी इसमें इसके लाइन के बीच में सी इस प्रकार लाई कर रहा है कि ए सी इक्वल टू बी सी। मतलब क्या कि सी एकदम बीच में लाई कर रहा है, सी एकदम क्या कर रहा है, बीच में लाई कर रहा है, तभी ना ए सी इक्वल टू बी सी होगा, सी मिड पॉइंट होगा इस लाइन का। अब हमको प्रूफ करना है कि ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। देखिए क्या गिवन हमको, गिवन दैट, कैसे प्रूफ करेंगे, गिवन दैट क्या दिया है, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, हमको ये चीज दिया है ए सी इक्वल टू बी सी। अब एक काम करते हैं, हम लोगों ने यूक्लिड में पढ़ा है कि अगर कोई दो इक्वल थिंग्स है उसमें इक्वल थिंग्स जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, जो जोड़ने पाएगा वो भी क्या आएगा, इक्वल। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं दोनों साइड ए सी जोड़ देता हूं, मैं इसको दूर दूर लिख देता हूं, दोनों साइड में ए सी जोड़ रहा हूं, मैं इधर भी ए सी जोड़ रहा हूं और इधर भी एसी जोड़ रहा हूं, ठीक है। चाहे इसको एक काम करिए, ऐसे मत करिए, अलग अलग ले लेते हैं। हमको AC इक्वल टू BC दिया है तो मैं AC दोनों साइड जोड़ रहा हूं, तो कैसे जोड़ूंगा, AC प्लस AC इक्वल टू BC प्लस AC। जब AC और AC को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये 2AC बनेगा, क्या बनेगा, 2AC। और BC और AC जोड़ेंगे तो देखिए ये BC और ये AC, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, AB बनेगा, क्या बनेगा, AB बनेगा। अब क्या करना है को कि 2 को मैं इधर लेके जाता हूं तो AC बराबर बनेगा AB अपान 2, ये 2 यहां मल्टीप्लाई में है तो जब 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब चला जाएगा अपान में। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं AC इक्वल टू 1 अपान 2 AB। तो इस तरह से हम लोग AC इक्वल टू हाफ AB प्रूफ कर दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन 4, अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किए थे उसी के बोल रहा है, पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी लाइन सेगमेंट का जो सी है वो मिड पॉइंट है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो प्रूव करना है कि जो भी लाइन सेगमेंट है उसका केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। तो देखिए क्या करते हैं, पहले मैं बनाता हूं एक ए बी लाइन सेगमेंट, एक ए बी लाइन सेगमेंट बना दिया और सी इसका मिड पॉइंट ले लिया, सी क्या है, मिड पॉइंट। एक और मैं मिड पॉइंट ले रहा हूं डी, इसके बगल में ले रहा हूं मिड पॉइंट डी, ठीक है ना। हमको प्रूफ करना है कि इस लाइन का केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, अगर मैं सी और डी दोनों पॉइंट को कोइंसाइड प्रूफ कर दूं, ये दोनों पॉइंट को एक ही के ऊपर प्रूफ लाइन दिखा दूं कि ये दोनों एक ही पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या माना जाएगा, मिड पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे, लेट ए बी हैविंग टू मिड पॉइंट
let A be having two midpoints C एंड D। मान लिए कि जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसके दो मिड पॉइंट है, एक C है और एक D है। ठीक है, तो जब C मिड पॉइंट होगा तो मैं लिख सकता हूं कि AC इक्वल टू हाफ ए बी। अगर C मिड पॉइंट है तो इसको मैं लिख सकता हूं ना कि AC इक्वल टू हाफ ए बी। ये जो AC है वो AB का क्या है, आधा है। और अगर D मिड पॉइंट है तो इसको मान सकता हूं कि AD इक्वल टू हाफ ए बी। AD इक्वल टू हाफ ए बी, इसको मैं मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए AC इक्वल टू हाफ ए बी और AD इक्वल टू हाफ ए बी, ये दो इक्वेशन है, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा देता हूं। 1 माइनस 2, 1 में से 2 घटाऊंगा तो AC माइनस AD क्या आएगा, ये AC माइनस AD बराबर इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा, इस माइनस AD को भेजो तो आएगा AC बराबर AD। AC बराबर AD का मतलब क्या है कि जो AC है वो AD के बराबर है। अब यहां पे क्या देखने से दिख रहा है कि AC और AD अलग अलग, लेकिन हमने प्रूफ कर दिया कि AC और AD दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि C एंड D कोइंसाइड, C एंड D आर कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब कि एक ही पॉइंट पे दोनों है, एक के ऊपर है ना, एक दूसरे के ऊपर है। C और D दोनों एक ही पॉइंट पे है। Hence every line segment has only one midpoint। फिर लिखेंगे therefore या hence every line segment, every line segment has one and only one midpoint। जितने लाइन सेगमेंट है उनका केवल एक और एक ही क्या होता है, लाइन मिड पॉइंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको ये प्रूव करना था कि जो भी लाइन सेगमेंट है उसका केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह प्रूव कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग लिख सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर 5.10 ये फिगर दिया है, इफ AC इक्वल टू BD, कह रहा है कि AC A और ये लाइन दिया है AD और इसमें एक पॉइंट दिया है B, एक दिया है C। हमको प्रूव करना है कि AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। हमको कंडीशन क्या दिया, AC इक्वल टू BD, गिवन दैट AC इक्वल टू BD, ये हमको दिया है। ये क्वेश्चन में चीज हमको दिया है, ये हमको दिया है AC इक्वल टू BD। अब देखिए क्या करेंगे, इस AC को मैं लिख सकता हूं AB प्लस BC, AB प्लस BC बराबर BD, यहां से लेके यहां तक BD है, BD को लिख सकता हूं BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब देखिए यहां पे इधर भी BC है, इधर भी BC है। अब हम जैसे इक्वेशन सामने BC और BC क्या हो जाएगा, कट जाता है। BC इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां फाइनली क्या बचेगा, AB बराबर CD। यही चीज हमको प्रूव करनी थी, यही क्या करनी थी, हमको प्रूव करनी थी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको कर देता हूं, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके साथ ही एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज y is axiom 5, y is axiom 5 in the list of Euclid
actions considered a universal truth. Note that, ब्रैकेट में लिखा है नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट the question is not about the fifth postulate. ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है वाई इज एक्सम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सम कंसीडर्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूक्लिड का 5वां एक्सम था वो कैसे यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है। ठीक है, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। अब देखिए पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि जो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट होता क्या है, क्या है। तो मैं लिख देता हूं द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। यही फिफ्थ पोस्टुलेट है यूक्लिड का। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इट इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड। ये जो है विश्व में किसी भी चीज के लिए क्या है, ये सत्य है। हेंस इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। सपोज अगर इसको आपको समझना हो तो क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए एक मैं सर्कल ले लिया, ठीक है ना, ये सर्कल है, इसके 4 पार्ट कर दिया, ये 4 पार्ट हो गया। मैं अगर इसका एक पार्ट निकाल लूं, ये वाला इतना मैं निकाल लूं, इतना मान के चलिए एक पार्ट निकाल लिया, ये वाला पार्ट मैं यहां लेके आ गया, तो ये पूरा होल है, ये कट गया और ये इसका जो कटा हुआ पार्ट है। तो इसमें ये कह रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये जो होल है पूरा इससे तो बड़ा ही होगा, ये क्या होगा, इससे बड़ा होगा। तो यही हमको कह रहा है कि जो होल है वो क्या है, पार्ट से बड़ा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। बस हमको इसमें थोड़ा सा बताना था ये कैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हम इसको जायज बता सकते हैं प्रूफ करके। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, इट इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड, हेंस इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। यह क्या है, पूरे विश्व में किसी भी चीज के लिए क्या है, ये प्रूफ किया गया है ना। वर्ल्ड में ये ट्रू है, सत्य है कि जो होल है वो पार्ट से बड़ा होता है। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के जितने क्वेश्चन थे 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। इसके आगे क्लास में देखेंगे कुछ साइड बुक से क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें तो करेंगे, नहीं तो फिर चैप्टर 6 पे चलेंगे हम लोग। तो आज की क्लास में इतना रन देते हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते। वीडियो आपको अच्छा लगे क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमको मोटिवेट करता है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।